गुड मॉर्निंग बच्चों, पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हम आपकी पाठ्यपुस्तक के अध्याय भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया है? संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। हमने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि संघात्मक शासन किसे कहते हैं। संघात्मक शासन किसे कहते हैं? तो मैंने बताया था कि संविधान के द्वारा शक्तियों का वितरण कर देना क्या कहलाता है? संघात्मक शासन कहलाता है। जिस तरीके से हमारे भारतीय संविधान में शक्तियों का वितरण कर दिया गया है, आपको पता होना चाहिए सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब देखिए, तीनों जो सरकार के अंग हैं, इन तीनों अंगों को अलग अपनी अपनी शक्तियां बांट दी गई है। इन तीनों जो सरकार के 3 अंग हैं, इन तीनों को जो शक्तियां हैं उनका विभाजन कि ये तेरी शक्ति होगी, ये व्यवस्थापिका की शक्ति होगी, ये कार्यपालिका की शक्ति होगी, इन शक्तियों का उपयोग न्यायपालिका करेगा। इस तरीके से वितरण कर दिया गया संविधान के द्वारा, और इसी को क्या कहा जाता है? संघात्मक शासन कहा जाता है। और यदि आपकी पाठ्यपुस्तक के अनुसार परिभाषा दें तो आपकी पाठ्यपुस्तक में लिखा गया है कि सत्ता की शक्ति वितरण एवं स्तर के आधार पर, सत्ता की शक्ति वितरण एवं स्तर के आधार पर अपनाई जाने वाली व्यवस्था संघीय व्यवस्था कहलाती है। अब देखिए, शासन कई एकात्मक शासन को अपनाया गया है तो कई संघात्मक शासन को अपनाया गया है। हमारे देश में एकात्मक शासन क्या होता है? जहां समस्त शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं, अर्थात समस्त शक्तियों का उपयोग केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, या निचले जो स्तर की सरकारें होती हैं वो समस्त शक्तियां केंद्र सरकार से लेती हैं, उसे हम एकात्मक शासन कहते हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संघात्मक शासन को अपनाया गया है, और संघात्मक शासन जो मैं आपको बताया था, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं कि संविधान के द्वारा शक्तियों का वितरण करना ही क्या कहलाता है? संघात्मक शासन कहलाता है। अब देखिए, हमने पिछले उसमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई? मैं कह रहा हूं कि सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कौन से अंग होते हैं? 3 अंग जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। पहला क्या है? व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका। दूसरा अंग आता है कार्यपालिका, कार्यपालिका। और तीसरा सरकार का अंग आता है न्यायपालिका। अब देखिए, हमारे संविधान में के द्वारा शक्तियों का वितरण कर दिया गया कि भाई व्यवस्थापिका का काम क्या काम होगा? इनकी शक्तियों का हस्तक्षेप, व्यवस्थापिका की शक्तियों का हस्तक्षेप कार्यपालिका नहीं करेगी, और कार्यपालिका की शक्तियों का हस्तक्षेप न्यायपालिका नहीं करेगी। यानी कोई भी एक दूसरे के कार्यों में दखलंदाजी नहीं दी जाएगी। अपने अपने दायरे में रह करके, अपने जो जितनी शक्ति जिसको सौंपी गई है उसके दायरे में रह करके ही वह सरकार का कोई सा भी अंग हो, चाहे व्यवस्थापिका हो चाहे कार्यपालिका हो, वो अपने अपने सीमा में रह करके ही कार्य करेगा। इसी को कहते हैं संघात्मक व्यवस्था। अलग अलग तरीके से शक्तियों का वितरण कर दिया गया है। यहां भी हमने देखा
देखो पिछले वीडियो में था कि व्यवस्थापिका का क्या काम होता है, केवल कानून बनाने का काम होता है। व्यवस्थापिका का क्या काम होता है भाई, कानून बनाने का कार्य करती है व्यवस्थापिका। कार्यपालिका क्या करती है, व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन करने का जिम्मा किसका होता है, जिम्मेदारी किसकी होती है, कार्यपालिका की होती है। अब देखिए न्यायपालिका का क्या कार्य होता है, न्यायपालिका दोनों में, व्यवस्थापिका कार्यपालिका, इन दोनों में विवाद उत्पन्न होने पर इनको न्याय दिलाने का कार्य करती है, न्याय करने का कार्य करती है, या संविधान का रक्षा का कार्य करती है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ने जो कानून बनाए गए हैं वो संवैधानिक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनकी जांच करती है, और जांच करने पर यदि वो संवैधानिक वैध नहीं पाए जाते हैं तो ऐसे कानूनों को निरस्त करने का कार्य भी कार्यपालिका न्यायपालिका का होता है। ठीक है भाई, तो ये हमने समझा। अर्थात हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, चाहे स्विट्जरलैंड हो, भारत हो, कनाडा, इस तरीके के सभी देशों में किसको, संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अब देखो हमने लक्षण पढ़े थे संघात्मक, पहला जो था शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। शासन शक्तियों का हमारे यहाँ संविधान के द्वारा जो अलग अलग है सरकार के अंग, उनको सभी को शक्तियां अलग अलग तरीके से बांट दी गई है। जैसा कि हमारे सूची पद्धतियों के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया। सूची पद्धति आपको पता होना चाहिए कि अनुसूची 7 अनुच्छेद 246 के द्वारा, अनुसूची 7 अनुच्छेद 246 में सूची पद्धति के माध्यम से शक्तियों का वितरण कर दिया गया। किसके माध्यम से, सूची पद्धति के माध्यम से शक्तियों को क्या कर दिया गया, वितरण कर दिया गया। सूची पद्धति के माध्यम से शक्तियों का वितरण कर दिया गया। सूची कितनी होती है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन एक बार फिर आपको अच्छे से याद हो सके इसलिए मैं पुनः इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी सूचियां होती हैं। सूची 3 होती है। सूचियों सूची 3 सूचियों, सूची 3 है। सूची कितनी है, 3 है। इन सूचियों के द्वारा शक्तियों का वितरण किया गया है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। अब देखो किस में कहा गया है, ये अनुसूची, अनुसूची 7 और अनुच्छेद 246, इसके द्वारा क्या किया गया है, शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। उस दिन बताया था मैंने संघ सूची आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार 97 विषय होते हैं इसमें। राज्य सूची 66 विषय हैं। और नंबर 3 आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में 47 विषय आते हैं। अर्थात इस तरीके से शक्तियों का वितरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया, शक्तियों का वितरण कर दिया गया सूची पद्धति के माध्यम से। अब देखो ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा कि संघ सूची में 97 विषय अति महत्वपूर्ण विषय आते हैं। उन पर केवल और केवल कानून बनाने का जो काम होता है वो किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है। 97 जो अति महत्वपूर्ण विषय हैं, 97 उन सब पर कानून बनाने का कार्य किसका होगा, केंद्र सरकार का। 97 विषयों पर राज्य सूची में 66 विषय आते हैं जो उनसे कम अति महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, वो उनसे कम महत्वपूर्ण होते हैं। 66 विषय पर केवल राज्य सरकार बनाएगी।
और समवर्ती यानी 47 विषय ऐसे होते हैं जिन पर सरकार बनाने का कानून बनाने का जो दोनों का होता है, लेकिन विवाद उत्पन्न होने के कारण किसका कानून मान्य होगा, किसका केंद्र का कानूनी मान्य होगा। अब देखिए इस तरीके से सूची पद्धति के माध्यम से एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि सूचियां कितनी होती हैं, तो आप बताओगे सूचियां 3 होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हमारे यहाँ संज्ञात्मक व्यवस्था को, संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, किस आधार पर कह सकते हो, तो आप बताओगे शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, और स्पष्ट विभाजन में आप क्या बताओगे कि हमारे यहाँ अनुसूची 7 अनुच्छेद 246 के तहत सूची पद्धति के माध्यम से शक्तियों का वितरण कर दिया गया है। जो 3 प्रकार की सूचियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इस तरीके से हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अब देखिए जब हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था सब सूची पद्धति के माध्यम से विषयों का बंटवारा कर दिया गया है, तो कई बार इस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव उत्पन्न होता है, और इस टकराव को खत्म करने के लिए इन दोनों की जो न्यायिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए हमारे यहाँ देखिए संघात्मक व्यवस्था जब इस सूची पद्धति के द्वारा ये बांट दिए गए, तो हमारे यहाँ क्या कर दिया गया है, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका का होना भी बहुत जरूरी है। ऐसे शासन में, संघात्मक शासन में राज्य और राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ इसका को भी अपनाया गया है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका को भी अपनाया गया है, जो कि संघात्मक शासन का अगला लक्षण आता है। हमारे यहाँ व्यवस्थापिका को अलग रखा गया है, और उन्हें जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था के तहत होती है। संचित निधि से, भारत की संचित निधि से उन्हें क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। वेतन भत्ते रिटायरमेंट के बाद उस के ऊपर भी प्रतिबंध होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 2 राज्यों के बीच विवाद का निपटारा, मूल अधिकारों का संरक्षक, इन सभी को जो अलग अलग हैं, देखिए हमारे यहाँ किसको निकाय यानी सुशासन, ग्रामीण सुशासन, पंचायत राज को अपनाया गया है, तो पंचायत राज को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार और इस तरीके का कोई हनन करती है तो इसको न्याय दिलाने का कार्य करती है न्यायपालिका, अर्थात हमारे संघात्मक शासन का लक्षण है। एकल नागरिकता को अपनाया गया। अगला जो लक्षण आता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता में हमने देखा था कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमें अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता ना मान करके एकल नागरिकता को अपनाया गया है, क्योंकि हमारा देश बहुधर्मी देश है, बहुत सारे जाति समुदाय के लोग रहते हैं, इसलिए हम अलग अलग स्टेटों के नागरिक ना होकर के हम क्या है, हम सब भारतीय हैं। इसलिए देश की एकता और अखंडता को कोई खतरा उत्पन्न ना हो, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया था। कौन सी एकल नागरिकता को अपनाया गया था। आज देखो इससे आगे के जो आते हैं कि क्या लक्षण है, अगली जो विशेषता आती है किसकी, संघात्मक शासन की, वो आती है केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन राज्यसभा। केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन राज्यसभा। अब देखिए हमारे यहाँ राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या होती है, केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या होती है, राज्यसभा होती है। और राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। केवल और केवल राज्यसभा का कार्य है अपने राज्य की समस्याओं को से अवगत कराना केंद्रीय व्यवस्थापिका को समय समय पर। तो इस तरीके से जो इनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं उन सभी के बारे में इन्होंने इस तरीके का बताया गया है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका में किसका, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला संघ क्या है, राज्यसभा है। ये समय समय पर क्या करती है ये राज्यसभा, वैसे तो राज्यसभा में जो चुनकर जाते हैं वो सदस्य राज्य की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से वहाँ की जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है उसे अवगत कराती है, हर संभव उनका निदान करने का प्रयास करती है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अलग अलग केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन राज्यसभा है, अलग अलग राज्यों से अलग अलग संख्या में प्रतिनिधि आते हैं। हमारे राजस्थान की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान से राज्यसभा में 10 सदस्य जाते हैं और ये 10 सदस्य क्या करते हैं, राजस्थान की जितनी भी समस्याएं होती हैं 10 सदस्यों के द्वारा राजस्थान अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं और राजस्थान की समस्याओं से अवगत कराते हैं केंद्रीय व्यवस्थापिका को और हर संभव उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं हर संभव कि हमारे राज्य की जितनी भी समस्याएं वो केंद्रीय व्यवस्थापिका को बताएं और उनके द्वारा उनका समाधान करवाएं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और ये भी एक लक्षण है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन राज्यसभा होता है। अर्थात आपको पता है राज्यसभा होती है क्योंकि शक्तियों का वितरण संविधान के द्वारा अलग अलग कर दिया गया है और इसी को तो संघात्मक शासन कहते हैं। तो जो जिसकी शक्ति आती है, जिसके दायरे में जिसके क्षेत्र में आते हैं जो शक्तियां, उनके उन शक्तियों का उपयोग केवल वो ही करेगा जिसकी वो शक्ति आती है। अगला आता है राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ साथ किसको अपनाया गया है, संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। जिस तरीके से केंद्र की संघ की का व्यवस्थापिका होता है, इसी तरीके से राज्य की व्यवस्थापिका होती है, राज्य की कार्यपालिका होती है। तो देखो केंद्र का ये ना राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। किसका? राज्य का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल की नियुक्ति आपको पता होना चाहिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन ये राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है, प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। उसके बावजूद भी राज्य की शक्तियों, जो राज्य सरकार की शक्तियां होती है, राज्य विधानमंडल की जो शक्तियां होती हैं, उनका उपयोग कौन करता है? राज्य गवर्नमेंट करती है। विधानसभा, विधान परिषद अपनी अपनी जो शक्तियां होती हैं। तो देखिए हम कह सकते हैं राज्यपाल का पद सृजित कर दिया गया है। जब संकट काल का समय आता है तो वहां राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और ये देखिए राज्यपाल किनके बीच में पत्र व्यवहार का कार्य करता है? राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के, यानी विधानसभा, राज्य की विधानसभा के बीच में ये पत्र व्यवहार का कार्य करता है। कोई भी समस्या है, राज्य की समस्या से अवगत कराता है राष्ट्रपति महोदय को सारी समस्या है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ राज्यपाल का पद भी एक संघात्मक शासन का लक्षण होता है। राज्यपाल के द्वारा जिस तरीके से केंद्र में क्या होता है, केंद्र में राष्ट्रपति होता है, उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल होता है। वहां केंद्र में प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है और राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल को कहा जाता है। दोनों का वही कार्य होता है, लेकिन यहाँ राज्य में, उधर केंद्र में होता है। ठीक है, तो देखो हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था का ये भी एक लक्षण हमें देखने को मिलता है कि राज्यपाल का पद संघात्मक। हमारे यहाँ अगली जो विशेषता आती है एकात्मकता का प्रभुत्व। एकात्मकता का प्रभुत्व, अब देखिए समय समय पर कई बार हमारे संविधान में एकात्मकता के लक्षण दिखाई देते हैं। किसके? एकात्मकता के लक्षण दिखाई देते हैं। अब देखिए एकात्मकता का प्रभुत्व होता है कैसे? वैसे हमारे किसको, कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? अभी मैंने पहले भी बताया था, संविधान के द्वारा शक्तियों का वितरण कर देना, है ना। लेकिन कई ऐसे हैं संविधान के द्वारा हमें यहाँ एकात्मकता का भी प्रभुत्व देखने को मिलता है। जैसे आपातकाल के समय में, आपातकाल के समय एकात्मकता के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। आपातकाल में जैसे राष्ट्रीय आपात कब लगता है? 352 के तहत लगता है, जब बाहरी आक्रमण की संभावना हो, सशस्त्र विद्रोह की संभावना हो और आंतरिक विद्रोह का जो सिस्टम था
उसको खत्म कर दिया गया 44वें संविधान के द्वारा। अब आंतरिक विद्रोह, आंतरिक अशांति, आंतरिक विद्रोह के आधार पर कोई भी क्या नहीं लगाया जाएगा, आपातकाल नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपात राज्य में आपात 356 के तहत लगती है। कैसे लगती है ये देखो, राष्ट्रीय आपात तो 352 के तहत लगती है, आपातकाल की शक्तियां हैं ये राष्ट्रपति की। लेकिन राज्य में यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, संविधान के अनुसार राज्य की जो गवर्नमेंट है वो नहीं चलाई जा रही है, तो इसकी सूचना राज्यपाल किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, और वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देगा और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में वहां कार्य करेगा। किसके तहत लगाता है, 356 के तहत लगता है। अगला आता है 1, 2, तीसरा जो आता है आपात, वित्तीय आपात 360 के तहत लगता है। भाई ये अब तक 62-65 में लगा, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में लगता रहा है, लेकिन ये जो वित्तीय आपात है ये अभी तक नहीं लगा है, ये अभी तक नहीं लगा है, वित्तीय संकट हमारे देश में नहीं उत्पन्न हुआ है। तो देखो ये सब क्या है, ये एकात्मकता का प्रभुत्व है हमारे संविधान में। संघात्मक शासन को अपनाने के बावजूद भी क्या है, एकात्मकता, क्या है, एकात्मकता का प्रभुत्व हमें दिखाई देता है, एकात्मकता का प्रभुत्व। अगला आता है समवर्ती समवर्ती सूची के विषयों पर, समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र को अधिक महत्व देना। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, एकात्मकता का प्रभुत्व है। हमारे संविधान में एकात्मकता का प्रभुत्व हमें देखने को मिलता है, संघात्मक शासन होने के बावजूद भी। अब देखिए अगली जो आती है वो आती है अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास। तो ये सब हमारे संविधान में एकात्मकता के लक्षण दिखाई देते हैं। हम कह सकते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी एकात्मकता का प्रभुत्व हमारे संविधान में हमें देखने को मिलता है। तो ये हुआ, ये हमारी जो भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व हैं, ये इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। किसको अपनाया गया है, संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। एक बार फिर हम रिकॉल कर लेते हैं। देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, संविधान के द्वारा, किसके द्वारा, संविधान के द्वारा शक्तियों का स्पष्ट वितरण कर देना क्या कहलाता है, संघात्मक शासन कहलाता है। आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखा गया है सत्ता की शक्तियों के वितरण एवं स्तर के आधार पर अपनाई जाने वाली व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था कहलाती है। हमारे यहाँ
किसके आधार पर शक्तियों का वितरण कर दिया गया है? सूची पद्धति को अपनाया गया है। सूची पद्धति कहाँ है? अनुसूची 7 अनुच्छेद 246 में सूची 3 है। इन सूचियों के द्वारा शक्तियों का वितरण किया गया है। सूची कौन कौन सी है? संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय, समवर्ती सूची में 47 विषय। तो इस तरीके से सूची पद्धति के माध्यम से हमारे यहाँ किसको अपनाया गया है? संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। हमने ये भी देखा कि संघात्मक शासन में राज्य और केंद्र के बीच विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। तो इसको भी हमने माना गया है, सरकार का तीसरा अंग है। हमारे संघात्मक शासन की व्यवस्था का ये भी एक लक्षण है। हमारे यहाँ भी स्वतंत्र और निष्पक्ष क्या है? न्यायपालिका है। स्वतंत्र और निष्पक्ष क्या है? न्यायपालिका है। अगला जो लक्षण आता है वो आया था कि हमने केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन राज्यसभा होती है। ये अपने राज्य से संबंधित सभी समस्याओं से केंद्रीय व्यवस्थापिका को अवगत कराते हैं। तो ये भी एक हम संघात्मक शासन का लक्षण है। अगला आता है राज्यपाल का पद। राज्यपाल केंद्र के द्वारा यानी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन सारा अपना काम कहाँ करता है? वो राज्य में करता है, अर्थात राज्य और केंद्र के बीच संपर्क सूत्र का काम करता है, पत्र व्यवहार का कार्य करता है। मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के बीच जितनी भी सूचनाएं मांगी जाती है राष्ट्रपति के माध्यम से। तो इस तरीके से ये भी एक संघात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण है। हमारे संविधान में संघात्मक होने के साथ साथ एकात्मकता का भी प्रभुत्व हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आपातकाल की शक्तियाँ, आपातकाल में जैसे हमने देखा राष्ट्रीय आपातकाल 352, उसके बाद राज्य में आपातकाल 356 और वित्तीय आपातकाल 360। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारे आपातकाल के समय हमारा देश का कैसा होता है? एकात्मक शासन होता है। और शांति काल में हमारा कैसा हो जाता है? शासन संघात्मक हो जाता है। इसी तरीके से हमने देखा कि वित्तीय जितनी भी अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, अपशिष्ट शक्तियाँ भी केंद्र को दी गई हैं, अर्थात वहाँ भी इन्हीं का मान्य होता है। इसी तरीके से समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों कानून बनाती है, लेकिन विवाद उत्पन्न होने पर किसका मान्य होता है? किसका मान्य होता है? केंद्र सरकार का मान्य होता है। अर्थात संघात्मक शासन के साथ साथ हमारे संविधान में एकात्मकता का भी प्रभुत्व हमें देखने को मिलता है। क्या मिलता है? एकात्मक शासन का यानी एकात्मक प्रभुत्व भी हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने आज इसके बारे में संघात्मक शासन के आधारभूत तत्वों के बारे में चर्चा की। धन्यवाद। और देखते रहिए हमारे पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ सके।